नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद रेवंत रेड्डी जो वहां के अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 7 तारीख को जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही वो अब काम पर जुट गए हैं, यानी काम में जुट गए हैं। कांग्रेस की 6 गारंटियों में से 2 आज से उन्होंने लागू कर दी है, यानी कि तेलंगाना ने जो 6 गारंटियां दी थी उन 6 गारंटियों में से 2 गारंटियों को लागू कर दिया है। हालांकि 6 के 6 पे मुहर उन लोगों ने पहले ही दिन पहली बैठक में लगा दी थी, लेकिन आज 2 गारंटियों पर अमल कर दिया गया है। तेलंगाना के मालिकाना हक वाली बसों में अब महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव गांधी आरोग्य श्री योजना के तहत कवरेज को, यानी कि सीधे सीधे बीमा कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना का उद्घाटन आज रेवंत रेड्डी ने किया है। जबकि इधर बीजेपी अपने जीते हुए तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तक तय नहीं कर पाई है। उधर मिजोरम में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ और वहां भी कामकाज चालू। तो 5 में से 2 राज्यों में कामकाज चालू है, लेकिन 3 राज्य जिसमें बीजेपी जीती है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी बीजेपी में माथापच्ची चल रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस की तैयारी और काम को देखते हुए दोस्तों समझा जा सकता है कि 2024 में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयार है, जबकि बीजेपी को अभी यही तय करना बाकी है कि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कमान किसे सौंपे और कैसे लोकसभा चुनावों की तैयारी करे। विधानसभा चुनावों के बाद से बीजेपी का साथ देने वाले मीडिया में एक सवाल जोर शोर से उछाला गया कि अब इंडिया का क्या होगा, किसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्या कांग्रेस की हार के बाद इंडिया का वजूद रह पाएगा या रह जाएगा। लेकिन ऐसे सवाल उठाने वाले भूल गए कि इन चुनावों में मिजोरम छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से 9.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। सवाल उठाने वाले शायद इस तथ्य को भी भूल गए कि सिर्फ इन 3 राज्यों से लोकसभा में जीत का मैदान तैयार नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बाकी इंडिया में भी, यानी पूरे हिंदुस्तान में भी बीजेपी को अपना असर दिखाना होगा। और इसमें बीजेपी काफी पीछे दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत, तो आप जान रहे हैं कि दक्षिण भारत में उसके पास, बीजेपी के पास एक भी राज्य नहीं है। पूर्वोत्तर का रास्ता खुद मोदी जी ने भुला दिया है या बंद कर दिया है। पश्चिम में गुजरात के अलावा बाकी राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। और उत्तर में जो उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, इसके अलावा बीजेपी का कोई मजबूत आधार नहीं दिखाई देता है, जबकि कांग्रेस और इंडिया के बाकी दल पूरे भारत में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, केरल, हर जगह इंडिया के दलों का बोलबाला है। तो सवाल यह किया जाना चाहिए कि 2024 में बीजेपी कैसे इंडिया का मुकाबला कर पाएगी, कैसे मोदी जी हैट्रिक लगाने का सपना पूरा कर पाएंगे। आपको याद दिला दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो यहां तक दावा किया था कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, यह बीजेपी के लिए चिंता का सवाल है। देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे जैसे ही 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आए थे। सुनिए। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए, चिंता का सबब बीजेपी के लिए है। और इसी तरह उधर महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद आप जानते हैं कि कल दिन भर महुआ मोइत्रा ट्रेंड करती रहीं। हालांकि ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और यूट्यूब चैनल तक महुआ मोइत्रा के जितने भी न्यूज दिखाए गए
उनके जो ट्रैफिक है उसको रोक दिए गए थे। क्यों रोका गया, किसने रोका, किसने ऐसा काम किया, ये तो सरकार जाने और ये तमाम सोशल मीडिया के लोग जाने। लेकिन महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद अब ममता बनर्जी भी इंडिया को और मजबूत करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। कल ही आपको सुनाया भी था, आज एक बार फिर से सुन लेते हैं। महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद ममता बनर्जी उधर वेस्ट बंगाल में क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। अंग्रेजी में है लेकिन आसान इंग्लिश है, आप समझ सकते हैं, सुनिए जरा। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethic in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel Mahua Moitra. I don't understand how the members will go through 495 pages within this half an hour, and how all the speakers will take a decision. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation. तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा इंडिया अलायंस का जिक्र करते हुए महुआ मोइत्रा के समर्थन में यहां बात करती हुई ममता बनर्जी, और इंडिया अलायंस का जिक्र करते हुए कि और सबसे बड़ी बात कि यहां इंडिया अलायंस एकजुट है। यही बात उधर अखिलेश यादव भी कह रहे थे। सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ इंडिया अलायंस में, और तकलीफ ही नहीं, अगर कहा जाए कि कमजोर कड़ी की बात होती थी इंडिया अलायंस में, तो इन दोनों तस्वीरों की बात होती थी। एक तरफ ममता बनर्जी जो शायद इंडिया अलायंस के साथ आएंगी या नहीं आएंगी कहा जाता था, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात होती थी। लेकिन इस रिजल्ट के बाद सबसे आगे आकर पहली पंक्ति में बात करने वाले ये दोनों आपके सामने हम रख चुके हैं, और ये अभी इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद की बात है। उधर नीतीश कुमार, आप जानते हैं इस अलायंस को अगर किसी ने यहां तक पहुंचाया है, इंडिया गठबंधन को, तो उसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश और झारखंड में अपना आधार बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। ये तमाम बातें साबित कर रही हैं कि इस बार कांग्रेस को मिली हार को इंडिया के बाकी दल मामूली मानते हुए अब बड़ी जीत की तैयारी में जुट गए हैं, और इन सब को लीड कर रहे हैं उधर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। आप याद कीजिए राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आवर फेवरेट राहुल गांधी, याद है ना? तो वो आवर फेवरेट राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं। अभी हार मिली 3 राज्यों में, इन तीनों राज्यों की हार की समीक्षा, 3 नहीं बल्कि 4 राज्य जिसमें मिजोरम भी है, चारों राज्यों की हार की समीक्षा बैठक जो है वो खत्म हुई है, और अलग अलग राज्यों में कहां क्या कुछ चल रहा है, कैसे हारे और इस हार के पीछे के कारण क्या है, वो सब कुछ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो करता धरता चुनाव में थे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, प्रभारी थे। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी कर्नाटक के थे, कर्नाटक जीतकर आ गई कांग्रेस, तो थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ और कांग्रेस को लगा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अच्छे रणनीतिकार हैं, उनको मध्य प्रदेश में लाया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में वो जीत हासिल नहीं हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला इस हार के बाद आज समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हार के कारणों पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई। हमसे कहां कमियां रही मध्य प्रदेश का मन जीतने में, मध्य प्रदेश की जनता का मन जीतने में, इस पर भी बड़े खुले मन से आत्म मंथन भी हुआ, विश्लेषण भी हुआ और चर्चा भी हुई। वो सारे बिंदु जो हम सब साथियों के मन में थे समेत मेरे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी के समक्ष रख दिए गए और उन्हें अधिकृत किया गया कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने सारी बातें बड़ी विस्तृत तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनी, राहुल जी ने सुनी, कुछ सुझाव भी उन्होंने भविष्य को लेकर हमें दिए
और आगे का निर्णय अब कांग्रेस अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब पर हमने छोड़ दिया कि वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाएं। और हमने उन्हें अनुरोध किया कि विधायक दल की बैठक के लिए भी पर्यवेक्षक जल्द। तो सुन रहे थे आप रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद और समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ हुआ इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इधर दानिश अली का नाम आपने सुना होगा। दानिश अली को लेकर क्या कुछ नहीं कहा था सदन के अंदर, लेकिन दानिश अली इसके लिए जब मजबूती के साथ खड़े नजर आए तो उनके साथ और भी मजबूती के साथ राहुल गांधी खड़े नजर आए थे। आपको याद होगा कि उनके घर राहुल गांधी गए थे और दानिश अली को उन्होंने सांत्वना दी थी और अपना साथ उन्होंने बताया था। अभी कल से लेकर आज तक दानिश अली के ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां हो गई। उधर राहुल गांधी दानिश अली के साथ मिलते हैं और इधर मायावती जी को यह बात पसंद नहीं आती है। मायावती जी ने अपनी पार्टी से दानिश अली को निलंबित कर दिया है और बताया जा रहा है कि मुख्य कारण यही कि राहुल गांधी के करीब जा रहे थे दानिश अली। इसके बाद दानिश अली ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता। तो आप सुन रहे थे दानिश अली को निलंबित कर दिया गया है। अपनी पार्टी बीएसपी से वो सांसद हैं अमरोहा से और बता रहे हैं, अपनी बातें यहां रख रहे थे। निलंबन का कारण क्या हो सकता है आप सबको पहले बता ही चुका हूं और आप सब इस बात को जानते ही हैं। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के बीच दानिश अली या महुआ मोहित्रा तो चलिए टीएमसी की बात है और टीएमसी गठबंधन में है, लेकिन मायावती जी इस गठबंधन में नहीं है और दानिश अली को निलंबित कर दिया जाता है। रमेश बिधूड़ी को क्या किया जाता है, उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सवाल देश की जनता पूछेगी, आज नहीं तो कल, और खासकर जब वोट देने जाएगी तब तो पूछेगी ही। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, और अगर इंडिया गठबंधन की बात होती है तो कांग्रेस की बात होती है। और इसीलिए इस चर्चा में आज हम समझेंगे कि क्या बीजेपी कांग्रेस की तैयारी के आगे खड़ी रह पाएगी। क्या कांग्रेस जीत की तैयारी जो है, बड़ी जीत की तैयारी में कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हेमंत अत्री साहब जुड़े हुए हैं, हेमंत अत्री जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी आपका स्वागत है। दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, दीपक जी आपका स्वागत। अमलिंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं
या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, एक दुखद खबर है दोस्तों, वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। 6 साथी हमारे इस वक्त स्क्रीन पे हैं। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ हमेशा स्क्रीन पर मौजूद रहते थे, सप्ताह में 2 या 3 बार तो जरूर रहते थे और आप सब परिचित हैं। उनका नाम है विजय शंकर सिंह। विजय शंकर सिंह साहब वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सरोकार और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता उनकी जबरदस्त रही है, उनके विचार जबरदस्त रहे हैं, आप सब सुनते थे, सराहते थे। लेकिन आज अचानक खबर मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं है। बहुत दुखद है ये और बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को आप लोगों के बीच रखते हुए। तो उनको डीबी लाइव की तरफ से, हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों की तरफ से, जो 6 यहाँ हैं उनकी तरफ से, और 50 से ज्यादा जो हमारे पैनलिस्ट साथी और आप तमाम दर्शक साथी सबकी तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक छोटी सी क्लिप, अभी 4 तारीख को जब आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद 4 तारीख के बाद उनसे बात करके कि वो आज उनका दिन है बैठें, तो जब ये बात हुई तो थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज थी और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, फिर बैठते हैं। लेकिन वो बैठ नहीं पाए। अब वो अनंत काल के लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। उनकी यादें और उनकी बातें हम सबके बीच हैं। एक छोटी सी क्लिप, 4 तारीख आखिरी क्लिप, वो जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनते हैं, सुनिए। जो बीत गया है वो बीत गया है, जो भी आएगा उससे अच्छा आएगा। और इस प्रकार की ऐसी स्थिति में आत्ममंथन, आत्मचिंतन या जो भी इसके लिए शब्द चुन लें, अपनी गलतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी। और ये समीक्षा कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से करेगी। और संजय जी बात जो कह रहे हैं वो बात बहुत सही है कि जनता के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं बनारस के चंदौली जिले से आता हूँ। गांव इधर थोड़ा ज़्यादा जाना हो गया है, कुछ काम से जाता रहता हूँ। जब कभी बात होती है तो नौकरी के लिए सभी परेशान हैं। नौकरी के लिए मुझसे कम से कम अभी भी महीने में 1-2-3 बार फ़ोन आ जाता है कि साहब कहीं लगवा दीजिए प्राइवेट सेक्टर। मैं कहता हूँ संभव नहीं है, क्योंकि वाकई संभव नहीं है। जहाँ बात करिए वहाँ भी हालत खराब है। लेकिन जब उनसे कहिए वोट के बाद, तब वो भी भाजपा को वोट दे आते हैं। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर भाजपा नहीं रहेगी या मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। ये एक प्रकार की मानसिकता बन गई है और इस मानसिकता का तभी निराकरण होगा जब उनको बैठ के समझाया जाएगा। तो ये विजय शंकर सिंह साहब अभी आखिरी क्लिप आप लोगों के बीच पेश कर रहा था। उनको हार्दिक श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। इंडिया गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तैयारी में। कांग्रेस लिख रहा हूं, इंडिया भी लिख सकते हैं। यहां कोई ज्यादा अब दूरी इंडिया और कांग्रेस के बीच नहीं है, सब कुछ एक ही है। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए 3 राज्यों में हार? लोग मुझे कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, 3 राज्यों में हार गई कांग्रेस, आत्मचिंतन आत्ममंथन में लगी हुई है और आप बड़ी जीत की तैयारी की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें रख चुका हूं प्रस्तावना में, आगे बढ़ाइए प्लीज। जी राजीव जी, पहले तो विजय शंकर जी का जो समाचार मिला और आपने दिया, उसके पहले दिन में मुझे मिल गया था और बहुत ही दुखद है हम सब के लिए, क्योंकि अक्सर आप ही के चैनल पे उनसे चर्चा होती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। कई बार उनको बुलाने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम पे बात होती थी। नम्र और एक बहुत सुलझे हुए प्रकाशक रहे वो, और कई जिलों के पुलिस कप्तान रहे हैं, पुलिस के बड़े ओहदों में रहे और बहुत विनम्र और बहुत मैं कहूँगा कि ज्ञानशील, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो मेरी बहुत उनके परिवार और मित्रों के प्रति के लिए बहुत श्रद्धांजलि और हमेशा याद रहेंगे वो। अब जो सवाल आपने पूछा है, देखिए जो विधानसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है और उसमें मुख्य ये कि अभी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है और हो सकता है वो उन्हीं चेहरों को ले आए जो चेहरे जिनको चुनाव के पहले किनारे कर दिया गया था, या कोई नए चेहरे लाएं। और वो जब नए चेहरे आएंगे तो उसकी विवेचना होगी।
और जो मुझे दिख रहा है यहाँ से राजीव जी, भले ही पानी ऊपर से बहुत रुका हुआ दिखे, लेकिन बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर पानी में बहुत हलचल है, और ये हमको कभी ना कभी उसका असर दिखाई देगा। दूसरा हलचल ये होनी चाहिए बीजेपी के अंदर कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बुरा भी नहीं है। एक अलार्म बजा दिया है रिजल्ट ने, और वो अलार्म इसलिए बजा दिया है कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था राजस्थान के चुनाव पे, और वो रिपोर्ट उसकी है जो राजस्थान के चुनाव का मैनेजमेंट देखने के लिए कांग्रेस के कंसल्टेंट थे, और उन्होंने कहा कि लगभग 50 एमएलए के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो हम लोगों ने इस प्रोग्राम में कई बार राजीव जी चर्चा की, जब हम जयपुर में थे या राजस्थान में थे तो भी चर्चा हुई थी, कि राजस्थान में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सरकार तो अच्छा काम कर रही गहलोत की, लेकिन हमको बदलना है। रोटी पलटने का एक हमको मुहावरा सुनाई दिया कई जगह। अब ये कांग्रेस को इन्वेस्टिगेट करना है कि रोटी पलटने का जो प्रचार था, जिसको 75% तक का ट्रैक्शन था मतदाताओं के बीच में, ये रोटी पलटने का अभियान पर्दे के पीछे से कौन चला रहा था, और ऐसे अभियान जब चलते हैं तो उसका काउंटर क्या है। कांग्रेस को ये अभियान के बारे में मालूम हो गया था, मुझे उनकी रिपोर्ट से मालूम पड़ा। तो अगर ये अभियान था एक, और हम लोगों ने भी इस चर्चा को मैं कई बार कहा कि ये जनता पे थोपा गया एक बड़ा सिस्टमैटिक प्रचार है, रोटी पलटनी है, बदलनी है, जबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि वसुंधरा गहलोत के बाद ये रोटी पलटने का रिवाज राजस्थान में आया था, तो इस रिवाज को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से प्रचारित किया गया। कांग्रेस को इस तरीके के प्रचार का काउंटर करना चाहिए था। वो काउंटर क्या इफेक्टिव था, कितना असर हुआ उसका, क्या इसका बेहतर काउंटर हो सकता है, ये कांग्रेस को सोचना होगा। दूसरे की जो हम लोग कई बार यहाँ पे कह चुके हैं कि बहुत कुछ कांग्रेस को करना चाहिए था, कड़े फैसले। शायद राहुल गांधी ज़्यादा डेमोक्रेटिक अंदाज से पार्टी चलाते हैं, शालीनता की वजह से वो कड़े फैसले नहीं कर पाए, तो वो जनता ने कर दिए कांग्रेस के लिए। अब जनता ने जो इशारा कर दिया है वो कांग्रेस उससे जो है निपटे, उसको लागू करे और इसका सबक ले। दूसरी जहाँ तक मतदाता की बात है, देखिए बीजेपी मेरे लिए जो जिसमें सीखने की बात है, जो कांग्रेस को भी देखना है और देश को भी देखना है, कि बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कार्ड लेके गई। नरेंद्र मोदी की 40 सभाओं में हिंदू मुस्लिम कार्ड आया। एक बार भी डबल इंजन की बात नहीं आई। ये बीजेपी में नई मोदी साहब के प्रचार में एक नया आयाम था कि इस बार चारों राज्यों में जहां वो गए, 5वें में वो नहीं गए, तो उन चारों राज्यों में उन्होंने डबल इंजन की बात नहीं की। खासकर 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में तो नहीं की, जबकि उत्तराखंड जैसे चुनाव में या और तमाम चुनाव में वो डबल इंजन की बात करते रहे। दूसरा नया प्रयोग उन्होंने ये किया कि केंद्र से लोग लाकर विधानसभा में लड़ाए गए, और केंद्र के लोग, मोदी साहब की 40 रैलियां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक्टिविटीज, मीडिया, चुनाव आयोग जो कि निष्क्रिय रहता है, इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस को 9.5 लाख ज्यादा वोट आए हैं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की मैसेजिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस के माइक्रो मैनेजमेंट में दिक्कत थी, जिसका एक नमूना जो है वो राजस्थान की वो रिपोर्ट है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कांग्रेस के जैसे अभी सुरजेवाला साहब बताया, तो उन्होंने इंटरनल असेसमेंट किया होगा बहुत सारी चीज़ों का। तो जो यहाँ से लर्निंग है वो ये है कि
जो हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक के अलावा जो दूसरे मैसेजेस हैं वो काम कर रहे हैं। जी अब उनको कैसे जो है कन्वर्ट करना है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज में या लोकसभा में, ये कांग्रेस को देखना है। और वो आंकड़े में पहले भी दे चुका हूँ कि राजस्थान में अगर लोकसभा के चुनाव आज हो जाए तो जो आज कांग्रेस की स्थिति है उसमें 11 सीटें आ रही, जबकि 2019 में 0 सीटें आई थी। मैं और राज्यों के भी आंकड़े इस तरीके के दे सकता हूँ। तो ये कांग्रेस के लिए कि अब इसको कन्वर्ट कैसे करें। ये जो 9.5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने विश्वास जताया है अगर कांग्रेस के ऊपर, इसको लोकसभा में कन्वर्ट कैसे करें। एक आखिरी बात जो बड़ी लर्निंग है वो ये कि पहली बार कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय दल को हराकर सत्ता हासिल की है तेलंगाना में, और एक रुझान मतदाताओं का और खासकर अल्पसंख्यक मतदाताओं का दिख रहा है। वो नॉर्थ इंडिया में अगर आता है तो वो कांग्रेस को देखना होगा कि ये ट्रेंड नॉर्थ इंडिया तक भी आए। इसके लिए उनको काम करना होगा, एंगेजमेंट करना होगा तमाम कम्युनिटीज के साथ साथ। राजीव जी बिल्कुल। अलग अलग राज्य और उसमें भी खासकर जो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत मिली है बीजेपी को, क्या ये इस जीत के आधार पर ये माना जाए कि 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यहां इतना आसान नहीं है ये कहना कि 2024 में 3 राज्यों को जीत लेने के बाद आसानी से बीजेपी सत्ता पर आसीन हो जाएगी, सत्ता पर कब्जा कर लेगी? हेमंत अत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजस्थान को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और राजस्थान हम लोग भी जब गए थे, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे अत्री साहब, तो वहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण की बात बहुत ज़्यादा चल रही थी। कहीं ना कहीं ये बात फैलाने में बीजेपी अपने सोर्सेज के ज़रिए, प्रचार तंत्र के ज़रिए सफल दिखाई देती थी। और रोटी पलटने की बात भी सही है कि वहाँ ये भी कि हाँ हर 5 साल में परिवर्तन होता है, तो इस बार शायद परिवर्तन हो जाए, लेकिन शायद शब्द कहा जा रहा था, परिस्थितियाँ कुछ और दिखाई दी। अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, लोगों के बीच वो काफ़ी चर्चा का विषय, और खासकर उसमें भी चिरंजीवी योजना काफ़ी चर्चा में थी। लेकिन उसके बाद भी हाथ क्या कुछ आया कांग्रेस के, वो हम सब ने देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब यहाँ से 2024 और उसके लिए जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन चल रहा है, और जैसा जिस मजबूती के साथ चाहे अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या उधर नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये तमाम नेता बाहर निकल के आए हैं, कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। कैसे देखते हैं यहाँ से आप आगे की गाड़ी को, आगे की रणनीति को, आगे की सियासत को? देखिए राजीव जी, जो ये पूरी स्थिति है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई होगी, और इसके लिए किसकी क्या परसेप्शन रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा जो चुनाव तंत्र है, जिसमें सीबीआई भी है, ईडी भी है और आरएसएस और तमाम चीजें, वो उस काम में जिस दिन परिणाम आए थे वो आज 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री बना पाए या ना बना पाए एक अलग पक्ष है, लेकिन उस काम में वो जरूर लगे हुए हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी की हैट्रिक, इस नैरेटिव पे वो चल पड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष किस तरीके से अपने आप को एकजुट करेगा और परसेप्शन क्या रहेगी। देखिए, एक परसेप्शन का मैसेज कल निकला, जिस तरीके से महुआ में मोइत्रा को निष्कासित किया गया और उसके बाद जब विपक्ष की एकजुटता दिखी, वो एक सुखद पहलू था, जहां तक एक मजबूत विपक्ष की बात होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। अब ये सवाल है कि जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वो अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं। क्या वो उसी तरीके से कंडक्ट करेंगे कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, या इन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से वो एक सबक लेते हुए एक एकजुटता दिखाएंगे कि हमारे लिए एक ये चुनौती है और हमें इससे पार पाना है मिलजुल कर। और इन चुनावों ने एक बात और भी साबित की है, और इससे पहले कर्नाटक ने साबित की, हिमाचल ने साबित की, कि भारतीय जनता पार्टी इनविंसिबल नहीं है, उसको हराना मुमकिन है। जब तक इस परसेप्शन को आप नहीं स्टैब्लिश करेंगे अपने आचार और व्यवहार से और अपने नैरेटिव से, तब तक राजीव जी मुश्किल होगा। बात एक है। नंबर 2, किस नैरेटिव के आधार पर वो चुनाव में उतरते हैं। जब तक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उनकी तरफ पे जाकर उन्हीं की भाषा में नेगेटिविटी के बिना नहीं, क्योंकि मोदी हर चीज का, उनके पास एक बहुत बड़ा तंत्र है जो हर चीज का अर्थ का अनर्थ और अनर्थ को अर्थ में बदलना जानता है। तो जो इंडिया गठबंधन है, उनको बहुत बारीकी से विश्लेषण करना पड़ेगा अपनी पूरी की पूरी चुनावी रणनीति का। और वो रणनीति क्या हो,
वो रणनीति वही हो। अगर आपको ध्यान हो 2003 में भी ऐसे ही परिणाम आए थे इन 3 राज्यों के, जिसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनकी सरकार के खिलाफ इतना सब कुछ नहीं था, लेकिन उनके एडवाइजर्स ने उस टाइम इंडिया शाइनिंग की एक बात चलाई। और अगर आपको ध्यान हो वो कैंपेन जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था या विपक्ष ने चलाया था, उसमें उनका जो चुनाव पहले कराने का जो फैसला था वो किस तरीके से उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी एक उदाहरण है इस देश में। जो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, इंडिया गठबंधन को केवल एक मैसेज देना है पूरी जनता को। पहली बात तो उनको जनता की नब्ज पे हाथ रखना होगा। जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में शतरफ हैं, अपने राज्यों में मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो मिलजुल कर एक ऐसा नैरेटिव देंगे जिसमें ये साबित कर पाए कि नहीं, नरेंद्र मोदी को हम हरा पाएंगे। पहला तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, मीडिया जो ट्रेडिशनल मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो हैट्रिक की बात है, अब राम मंदिर आ रहा है, जिस तरीके से देश को उत्सवनुमा कर दिया जाएगा, मतलब एक धर्म के उसको पूरी उड़ा दी जाएगी। और ऐसी भी मुझे आशंका है कि शायद फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में कई चुनाव की तरफ ना चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, नरेंद्र मोदी किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो सवाल केवल इतना है कि क्या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे कि उनके लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। जिस दिन उनको ये समझ में आ गया, उसके बाद ना तो देखिए सीटों के बंटवारे में राजीव जी को दिक्कत आएगी, 2 सीट आपकी कम या मेरी कम, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और जो प्रशांत जी ने जो बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए राजस्थान के अंदर पिछली बार 0 सीट थी, खाता भी नहीं खुला था, अपनी सरकार थी, नई सरकार थी। और इस बार जो चुनाव का पैटर्न है, बेशक कांग्रेस पार्टी हार गई है, उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि आज भी 11 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी इस वोटिंग पैटर्न से जीतती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो कहने का सबब यह है, एक जो बेसिक डिफरेंस है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, वो है माइक्रो मैनेजमेंट का। माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, जो भी इंडिया गठबंधन है, बाकी दल तो कर लेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी के जो कार्डर्स हैं वो इसमें सक्षम होंगे कि नैरेटिव को जोड़ते हुए लोगों को पोलिंग बूथ तक ले आए, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आज तक झलक के आ रही है। ऐसा नहीं है, देखिए राजस्थान में जब भी कांग्रेस पार्टी हारती थी बुरे तरीके से हारती थी, और इस बार जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं गहलोत की जो तमाम योजनाएं थी और जो नैरेटिव बना, वो उसका एक कहीं ना कहीं परिणाम है। उसका लाभ कांग्रेस पार्टी ले सकती है, लेकिन क्या उनका जो कार्डर है ग्रास रूट पे, क्या जो पार्टी की लीडरशिप है वो बड़े फैसले ले पाएगी? मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी चुनाव हारे, वहां पर राजस्थान में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, हेड्स रोल नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो स्टेटस क्वाइस्ट अप्रोच है कांग्रेस लीडरशिप की, वो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। नहीं तो आमतौर पे इसका भी मैसेज होता है कि देखिए पार्टी चुनाव हारी एंड हेड्स हैव स्टार्टेड रोलिंग, उसका भी एक मैसेज होता है। उन सारी चीजों पे तो देखिए कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के जो भी उनके सहयोगी वो फैसला करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण होगा नैरेटिव बिल्डिंग, परसेप्शन की लड़ाई। मोदी का जो जगरनट है वो एक बात साबित करने की कोशिश करेगा कि ये हारे हुओं का गिरोह है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कल जो एक राज्यसभा सांसद है उसके झारखंड के, उनके यहां 250 करोड़ 300 करोड़ की बात दिखाई जा रही है। मोदी जी ने भी ट्वीट किया है एक अखबार की क्लिपिंग। आपको पता है पूरे देश के अंदर जो शराब का कारोबार है वो सारे का सारा कैश में होता है। अभी से पहले जो वो बरामदगी सारी उनके ऑफिस से हुई है, मुझे नहीं पता वो पैसा कैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर पर एक नैरेटिव तो खड़ा कर दिया गया ना। ये सारी चीजें जो है, ये बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अब विपक्ष को यह देखना है कि वो किस तरीके से इफेक्टिवली काउंटर करे और लोगों की बात लोगों तक ले जाकर के अपने जो चुनावी संभावनाएं हैं उनको मजबूत करे, और एक देश को मजबूत विपक्ष नहीं कोशिश करे, सत्ता पक्ष में बदलने की कोशिश करे, लेकिन डिपेंड करेगा नैरेटिव पे और परसेप्शन पे। राजीव जी, ऐसा मेरा बात। जी जी बिल्कुल, नैरेटिव और परसेप्शन। क्या नैरेटिव और परसेप्शन में बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाएगा? जरा ये समझना चाहता हूं, श्रवण गर्ग साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप 3 राज्यों के चुनाव को हार जाने मात्र से क्या बीजेपी जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है? कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है, और कह लें कि बीजेपी के जीत जाने मात्र से क्या कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है? और परसेप्शन और नैरेटिव की बात हो रही है, 22 जनवरी को राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन होना है और कहा जा रहा है कि उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर भी खूब सारी बातें हो रही है। अभी हमारे साथी हेमंत अत्री साहब भी बता रहे थे। कैसे देखा जाए, और यहाँ से उस परसेप्शन
को या उस नैरेटिव को कैसे सेट होते हुए आप देखते हैं? कांग्रेस की तैयारी या इंडिया गठबंधन की तैयारियां जो आज की तारीख में कितनी मजबूती के साथ कहें तो चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं सत्ता पक्ष को? देखिए, तैयारी का जहां तक सवाल है, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी तैयारी तो कांग्रेस को करना है। बाकी जो दल हैं वो तो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। और सबसे ज़्यादा राज्य भी कांग्रेस के पास हैं जिसमें उनको लड़ना है। करीबन 170-180 सीटें कांग्रेस के जिम्मे है, जो देश भर में कांग्रेस को लड़ना है। तो तैयारी का जहां तक सवाल है वो कांग्रेस को करना पड़ेगी, और वो कांग्रेस ने कितनी शुरू की है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसा ये कह रहे हैं, हेमंत कह रहे हैं या प्रशांत जी ने कहा कि स्टेटस को बना हुआ है, चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, मतलब संगठन के स्तर पर भी खड़ी हुई है और तमाम चीज़ें। और भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आपने देखा हो कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को खड़ा किया था और उन सब सांसदों से इस्तीफे ले लिए हैं, वो विधायक हैं। अब इसका बुनियादी कारण ये है कि ये तमाम सांसद जो हैं लोकसभा की तैयारी में लग गए हैं। मतलब इसमें से कोई 1 या 2 लोग स्टेट में रहेंगे, बाकी सब लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए जी। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई है। हमको एक चीज ये मान के चलना चाहिए, और उसका बुनियादी कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्थान नहीं है जहां से वो 272 सीटें लेकर आए। अगर आप पूरे देश का नक्शा देखें और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 65 सीटें हैं मान लीजिए, और उसमें से 61 सीटें अभी बीजेपी के पास है। केवल 2 सीटें छत्तीसगढ़ की जी 2 सीट छत्तीसगढ़ और 1 मध्य प्रदेश और 1 राजस्थान में नहीं है, जो आरएलडी के पास है। बीजेपी के पास है सारी सीटें, 24 की 24। अब इससे ज्यादा कहां जाएगी बीजेपी? मतलब इसमें अब कम होना है। मतलब जिस तरह का वोट अभी रिफ्लेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, एक चीज देखने की है, काफी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी इनके खिलाफ, गहलोत के खिलाफ। उसके बावजूद वहां केवल 30 सीटें कम हुई, 30, और वोट शेयर जो है, जो कांग्रेस का वोट शेयर है, उसमें इजाफा हुआ है 0.2% का, अगर आप देंगे तो। और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, मतलब ज्यादा सीटें हैं 30। उसके बावजूद जो लॉस हुआ है कांग्रेस का वो 48 सीटों का हुआ है, जबकि वह एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। मतलब वहां लॉस कांग्रेस को कम होना था और वोट शेयर बढ़ना था, तो वहां वोट शेयर थोड़ा सा कम रह गया है। और 230 सीटों में भी इसका बेसिक रीजन ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे नहीं है। मतलब बीजेपी ने पोलराइजेशन राजस्थान में ज्यादा किया, कम्युनल पोलराइजेशन, मध्य प्रदेश की तुलना में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की अपील नहीं थी जो कन्हैया लाल टाइप अपील प्रधानमंत्री के पास राजस्थान में थी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव जी, जो केस स्टडी है, प्रधानमंत्री ने जहां जहां सभाएं आयोजित की, रैलियां की, अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपको मैं सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं बाड़मेर की बायतू सीट का।
जहां उन्होंने ये कहा था कि मशीन पर ईवीएम पर बटन को ऐसे दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहे हो, जो सबसे ज्यादा चर्चित उनकी टिप्पणी रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। बहुत ही प्रोवोकेटिव मामला था। बायतू में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा और वहां जो जीतने वाला है वो कांग्रेस का रहा। मैं आपको ऐसी 8 सीटें बता सकता हूं, 7-8 सीटें, जिसमें प्रधानमंत्री ने रैलियां की, रोड शो किए। वहां अधिकांश में, लगभग सभी में, केवल एक निर्दलीय को छोड़ के सब जगह कांग्रेस जीती। इससे क्या मैसेजिंग है, इसका क्या संकेत है कि जो प्रधानमंत्री जिस चीज को अचीव करना चाहते थे राजस्थान में देखिए कि ये जो अपील है हिंदुत्व की, ये मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। पर उस अपील ने, अगर आप पाएं कि कांग्रेस का नुकसान केवल 30 सीटों का किया 200 में से, जबकि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी गहलोत साहब के खिलाफ और इतना पोलराइजेशन पीएम ने किया। तो ये बताता है, 2 चीजें बताता है कि आप अगर कहीं का भी ले लें, मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ 176 सीटें हैं इन राज्यों में, और इनमें बीजेपी के पास अभी 108 सीटें हैं। अब आप ये बताइए कि बहुआ मोइत्रा के मामले के बाद आप क्या समझते हैं कि बीजेपी को 18 सीटें मिलेगी बंगाल में? ये बड़ा एक जो टेक्टिकल ब्लंडर इन्होंने की है, या मायावती ने जो दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की। अब इसके कारण क्या होगा, या तो वो मायावती इनडायरेक्टली बीजेपी का नुकसान करना चाहती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है, मतलब जो थोड़ा बहुत भी मायावती के साथ था, वो तो खिसके गई उत्तर प्रदेश से। जो पिछड़ा वर्ग का, जो दलितों का जो मामला था, वो भी खिसक जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, क्या वो मिलेंगी? ये जो पूरा का पूरा आप अगर कैलकुलेट करें पूरे देश का मूड, अगर मतलब एक जो चीज है, बड़ी चीज है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार साथ में थे बिहार में, और बिहार में 17 सीटें मिली थी जो जेडीयू के साथ गठबंधन में। इस बार नीतीश नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना थी उद्धव की, और वहां पर 23 सीटें मिली थी बीजेपी को। आप क्या समझते हैं ये जो, और सबसे बड़ा जो मामला है वो है कर्नाटक का, जहां 28 सीटें हैं और बीजेपी को जो सीट मिली थी 25। तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, हिमाचल में 4 सीटें मिली थी। अब आज तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, तेलंगाना में भी, हिमाचल में भी नहीं है, तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा नक्शा उठाकर देखें 2019 के बाद का इलेक्टोरल मैप अगर उठाकर देखें, तो 2 चीजें राजीव जी नजर आती हैं। एक तो ये कि एनडीए का कोई भी बड़ा, एनडीए में कोई भी बड़ा दल इनके साथ नहीं है। मतलब सबसे बड़ा दल अभी आज की तारीख में शिवसेना का जो फैक्शन है शिंदे, उसके अलावा कोई नहीं है। जबकि आप 2019 का देखें तो किस तरह के दल थे इनके साथ। दूसरा ये कि जो मेजर पार्टीज थी, जेडीयू है या शिवसेना है, वो निकल गई हैं। तीसरा ये कि ये जो राज्य हार गए हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और मिजोरम भी, मिजोरम की हार का पूरा इम्पैक्ट और मणिपुर का पूरा इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे होने वाला है और असम पे भी होने वाला है। मतलब आप पाएंगे कि असम में जो इनका क्लाउड है
वहां 9 सीटों का बीजेपी का, आप क्या समझते हैं इंटैक्ट रहेगा? कांग्रेस की 3 सीटें रहेंगी। तो ये 3 राज्यों में जो जीत है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि बीजेपी पूरे देश में जीतेगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने गौर किया हो, इन तीनों राज्यों में जहां जीत हुई है, स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी थे, कोई नहीं था। उन्हीं की अपील पर पूरा काम हुआ है। आप क्या मानते हैं कि 3 महीने 4 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी पूरे देश को नाप देंगे और पूरे देश को आंदोलित कर देंगे? क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं उनके अलावा जो लोगों को अपील कर सके। जितना इंडिया अलायंस में जो लोग हैं अलग अलग राज्यों में, एनडीए के पास लोग ही नहीं है, या बीजेपी के पास भी नहीं है कि जिनकी कोई मास अपील हो। ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया अलायंस के पास। और इसमें जो दिख रहा है मुझे, वो काफी, जिस तरह से ये परेशान हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि 3 तारीख को रिजल्ट आए थे, आज हम 9 तारीख को बैठे हैं। शायद छत्तीसगढ़ में कल बैठक बुलाई है, जहां शायद मामला सॉल्व कर लिया गया होगा। पर अदरवाइज ये लोग, अब आप बीजेपी को जिस चीज से जूझना है राजीव जी, वो ये जूझना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का क्या करेंगे, राजस्थान में वसुंधरा राजे का क्या करेंगे, और छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह को नहीं बनाते हैं तो उनका क्या करेंगे। तो ये जो बीजेपी में इंटरनल फाइट होने वाली है, और ये फाइट जो है बेसिकली ये है कि इनको ओबीसी का चेहरा देना है, और वसुंधरा भी ओबीसी नहीं है और रमन सिंह भी ओबीसी नहीं है। जो कांग्रेस से इनकी जो टक्कर है, वो कम्युनल ही कितना आप चार्ज करेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट तो अब आएंगे नहीं। विधानसभा में आपने पोलराइजेशन का फायदा जितना था ले लिया, अब लोगों को 2 बार आप कम्युनली पोलराइज नहीं कर सकते, आपको कुछ नया देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, ये थोड़ा सा बड़ा चैलेंजिंग है। अब देखते हैं, कांग्रेस की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं। बहुत सारी चीजें, एक चैलेंज है इधर कांग्रेस पार्टी के सामने भी या इंडिया गठबंधन के सामने भी, और दूसरी तरफ वो चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने भी है। अकेला चेहरा अपने नाम पर चुनाव लड़ तो लेते हैं, और खासकर जो पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि 2019 का चुनाव, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए विधानसभा के चुनाव, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए, और जहां जहां बीजेपी को हार मिली वहां चेहरा नरेंद्र मोदी का हटाकर जेपी नड्डा या जो भी अध्यक्ष रहे उनका चेहरा लगा दिया गया। लेकिन क्या पूरे देश का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ेगी? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी जगहों पर जाकर अगले 2-3 महीनों में चुनाव प्रचार कर पाएंगे, या कुछ अपना, आजकल एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ और तैयार करेंगे? वो देखना होगा, आने वाले समय में देखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल लाल जी, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और बहुत वाजिब चर्चा, सियासत में आगे क्या कुछ होने जा रहा है। एक डिस्क्लेमर के साथ, जो लोग ईवीएम की चर्चा करते हैं, यहां इस चर्चा में ईवीएम को किनारे रखकर जो वास्तविकता है उसकी बात सुने। ईवीएम की बात लाकर आप ये जरूर सोचते होंगे कि आप जितनी भी चर्चा कर लो, कुछ साथी लिखते भी हैं कमेंट में, इसलिए मैं ये बात यहां रख रहा हूं कि आप जितनी भी चर्चा कर लो, जीत तो होगी ईवीएम की ही। तो चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आज जब भी हम चर्चा कर रहे हैं तो वास्तविकता यानी ग्राउंड पे क्या कुछ है उसी की चर्चा करेंगे। वहां ईवीएम में गड़बड़ी है कि बैलेट पेपर में गड़बड़ी है कि मशीनें बदल दी गई या हैक कर ली गई कि क्या हुआ, वो ये इलेक्शन कमीशन जाने और विपक्ष जाने खासकर। और कल भी हम लोग इस चर्चा में कह चुके हैं कि विपक्ष को इसको लेकर आंदोलन करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, और साथ में एक विश्वास मतदाताओं के ऊपर भी होना चाहिए कि वो जिनको वोट दे रहे हैं वो वोट सही दिशा में, सही आदमी को जिसको उन्होंने दिया है उस तक पहुंच रहा। लेकिन चर्चा तो हम करेंगे, वास्तविक जो होती है वही चर्चा कर रहे हैं। राहुल लाल जी, कैसे आप देखते हैं, आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? कांग्रेस पार्टी दानिश अली का जिक्र यहां आज की तारीख में इसलिए भी क्योंकि निलंबित कर दिए गए हैं अपनी पार्टी से, मायावती ने निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर
विपक्ष उत्तर प्रदेश को साधने में कामयाब हो जाता है। ये सोचिए कि कल को मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं, तब की परिस्थितियां। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कोई प्रदेश जो है तो उत्तराखंड है, उसके अलावा कोई प्रदेश उत्तर भारत में दिखाई नहीं देता। आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में थी, अब क्या 4 सीटें आएंगी? वो 2019 की बात है, हार गए थे। इसलिए भी राहुल लाल जी अनम्यूट कर लीजिए। कल से जो पूरा घटनाक्रम राजीव जी घटी है, उसके संदर्भ में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक छोटे से 3 राज्यों के जीत को बहुत बड़ा सा एक राष्ट्रव्यापी जीत बता रही थी, और उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ गोल खुद ही कर डाला है। देखिए, मामला केवल महुआ मोइत्रा को निकालने का नहीं है। देखिए, अब मैं श्रवण गर्ग साहब के इस बात से सहमत हूं कि पश्चिम बंगाल में तो उनके जो 18 सीटें थी उसका क्या होगा, वहां पे जो बंगाली अस्मिता का मामला है वो तो एक मामला था ही, लेकिन यहां पे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, जहां पे कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, उन लोगों को भी महुआ मोइत्रा का सदन से, जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको बुरा लगा है कि कम से कम सदन में जब उनको निकाला जा रहा था, एक बार बोलने का मौका तो मिलता। आप सोच के देखिए कि वो महिलाएं बोल रही हैं जो महुआ मोइत्रा के साथ वैचारिक समानता नहीं रखती हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा जिस तरह से खुल के बोलती है, उससे वो एक तरह से अपनी शक्ति भी ग्रहण करती है कि हाँ, वो लगता है उन्हें कि वो कितनी ताकतवर और खुल के चीजें बोल रही है। और वैसे लोगों में बीजेपी तो उन लोगों के भीतर ही अब यह संदेश चला गया है कि क्या बीजेपी जो है वो अडानी के मामले पे काफी ज्यादा असहज है। कोई भी अगर अडानी के ऊपर हमला करता है तो वो उनको जो है कि राहुल गांधी का प्रकरण दिखता है लोगों को, फिर हम लोगों को महुआ मोइत्रा का मामला दिखता है। और देखिए, लोग चाहे समर्थक इधर के हों उधर के हों, न्यूट्रल दर्शक हो, जो भी तमाम मतदाता वर्ग है देश के, हर किसी के पास लॉजिक है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हीरानंदानी के एफिडेविट के ऊपर आपने कार्रवाई कर डाली इतनी बड़ी सी, हीरानंदानी से पूछताछ नहीं की आपने, उनको बुला लेते। हीरानंदानी कह रहे हैं कि भाई वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे, शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि हीरानंदानी का पर्सनल इंटरेस्ट सर्व किया जा रहा था। कितने सारे विरोधाभास नजर आ रहे हैं। लोगों को यह भी चीज नजर आ रहा है कि एक घटनाक्रम अचानक 18 अक्टूबर को यह घटनाक्रम प्रस्तुत होता है और 8 दिसंबर तक उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं सामान्य जनता ने जिसके ऊपर ध्यान दिया है, उसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे कहां मिले। सीबीआई ने अगर पैसे मिले थे, सीबीआई एफआईआर दर्ज करा लेती। सीबीआई ने केवल और केवल एक इंक्वायरी दर्ज की और उस इंक्वायरी में उसने कोई भी पैसे दर्ज नहीं की। तो पूरे मामले पे एक पक्षी कार्रवाई महुआ मोइत्रा के ऊपर हुई है। तब ऐसे स्थिति में सवाल यह उठता है कि एक तो आप अभी महिला आरक्षण बिल का लेके आए थे, जिसके आधार पर 2029, 30, पता नहीं 25, 26, वो 34, 35 कब वो महिला आरक्षण लागू होगा, वो जो शर्तें रखी हैं। लेकिन एक तेज तरार एक जो महुआ मोइत्रा जो महिला सांसद थी, उनको सदन से बाहर का रास्ता निकाल दिया गया। जब कल ये घटनाक्रम चर्चा में था राजीव जी, उसी समय लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ था दानिश अली का मामला। भाई दानिश अली का मामला कब का था? 21 सितंबर का मामला था। पूरे देखिए, महुआ मोइत्रा के मामले में एक पैसे की जो है कि कहीं वो घटनाक्रम कोई सबूत कोई तथ्य लोग नहीं दे पाए, लेकिन जो दानिश अली का मामला था उसमें पूरे दुनिया ने देखा था कि 21 सितंबर को किस तरह से रमेश बिधोड़ी ने उनके साथ गाली गलौज किया था। लेकिन वो घटनाक्रम पर सुनवाई कहां हो रही है? वो अब लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें क्या हुआ, अब तक संसदीय समिति ने क्या कार्य किया है। और मैं जो भारतीय संविधान के छात्र के नाते जो मेरा दुख है इस पूरे प्रकरण में, कि भारत में लंबे समय से सत्ता पक्ष में कोई भी रहा है, विपक्ष में कोई भी रहा है, लेकिन हमारी संसदीय समितियां जो काम करती थी वो पूरे दुनिया भर में जानी जाती थी कि संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करती थी और सही ढंग से काम करती थी। लेकिन जो संसदीय समितियों की स्थिति हुई है इसके समय में, सबसे पहले तो आपको एथिक्स कमेटी को यह मामला देना नहीं था, आपने दे दिया। और वहां पे जिस तरह से निर्णय हुआ, कल सदन में जिस प्रकार से निर्णय हुआ, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जिसके ऊपर आरोप लगा है, कम से कम उससे 2 शब्द बोलने तो दो, उन्हें अपना पक्ष रखने तो दो। महिलाओं की बात इतनी लंबी चौड़ी करते हैं और उन महिलाओं के अधिकार की बात अगर सदन के भीतर होती है तो उन्हें आप एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। और दानिश अली जी को लेके जो मामला था, आप बताइए कि आखिर उसकी तीव्रता क्यों कर रहे हैं? आज इसी सदन में हम लोग देखते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी अपने पद पर बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि
हमारे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो कि यौन शोषण के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे, तो वो सुरक्षित है, यानी जो महिला अपराध कर ले वो सदन में सुरक्षित है, लेकिन जो अडानी जी के ऊपर सवाल उठा दे वो बाहर है। दानिश अली के ऊपर कोई गाली गलौज कर दे, वो बेचारे दानिश अली को सोचिए पार्टी ने निलंबित कर दिया। क्या कैसी स्थितियां, ये तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया था, जब दानिश अली जी का पूरा प्रकरण हुआ था, उस दिन वो उनके घर भी गए थे और जिस कारण से मायावती ने उन्हें निलंबित भी किया होगा, ये पूरा प्रकरण ऐसा है कि कांग्रेस की स्थिति और टीम इंडिया की स्थिति पूरी तरह से मजबूत होते हुए दिख रहा हूं। एक चीज और कहूंगा कि देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के कहां कहां रैली और कहां कहां चुनाव जीतने की बात हो रही थी। देखिए, उसमें से एक रैली में राजीव जी मैं भी मौजूद था। वो राजस्थान का जो एक शहर है पाली, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाली पाला नहीं बदलेगा, बड़ा सा हेडलाइन लगा था। और पाली 20 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ था और पाली ने पाला बदल दिया ये, और पाली इस बार कांग्रेस सीट जीती है। तो जो प्रधानमंत्री पूरा नारा लगा लगा के जा रहे हैं पाली पाला नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा ना, जनता से बड़ी भावुक अपील की गई थी, वहां पर भी पाली ने पाला बदल दिया। तो उनका अगर एक तरह से अगर हम लोग देखें कि आपके पास एक स्टार प्रचारक है, उन्हीं को लेकर आप चले जा रहे हैं। कर्नाटक में अब उनकी अपील प्रभावी नहीं हो रही है, अब राजस्थान में भी उनकी अपील उस तरह से, देखिए ठीक है वो जीत गया है वहां पे, और मैं प्रशांत जी की इस बात से बहुत सहमत हूं। वो जीतने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये रहा कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इसका प्रचार था कि यहाँ पर सत्ता बदलती है, सत्ता बदलती है। इसलिए कई सारे मतदाताओं से जब जमीन पर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत का काम ठीक है, लेकिन वो सत्ता को बदलेंगे। तो वो जो प्रवृत्ति थी प्रचार करने की प्रवृत्ति, कांग्रेस को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अचानक से जो इस प्रकार के मामले को लेके आती है, वो अब उनका प्रचार तंत्र जो अनोखा एक मामला लेके आता है, आप उसका सामना कैसे करेंगे। लेकिन जो 2-3 चीजें मुझे सबसे मजबूती से दिखती है कि कल के घटनाक्रम में राजीव जी टीम इंडिया को मजबूत किया है। जिस तरह से सोनिया गांधी सहित तमाम लोग जो है कि सदन में नजर आए हम लोगों को मजा नेत्रा के मामले पे, उसमें बिल्कुल ही वो जो दूरियां जो थोड़ी बहुत बनी थी चुनाव के दरमियान में, दूरियां आपने बिल्कुल सही कहा अपने भूमिका में, वो दूरी बनी किस संदर्भ में थी? अखिलेश यादव के संदर्भ में बनी थी, उन्होंने खुद ही कहा कि टीम इंडिया मजबूत है। ममता बनर्जी के संदर्भ में बनी थी, ममता बनर्जी अब सोचिए कि डंके के चोट पर टीम इंडिया में और आगे बढ़ रही है। तो टीम इंडिया में जो थोड़ी बहुत दूरियां बनी थी, वो टीम इंडिया वाकई टीम की तरह दिख रही है। और हमें लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस के 3 दिसंबर को परिणाम आया, 7 दिसंबर को तेलंगाना में पूरी सरकार बन गई, अब वो सरकार डिलीवरी कर रही है। तो सोचिए परसेप्शन की लड़ाई कैसी है कि एक तरफ तो एक सरकार जो है वो डिलीवरी दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पे कि माना जाता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने बड़े छत्र, इतने बड़े नेता है वहां पे कि अनुशासनहीनता की स्थिति नहीं हो सकती। सोचिए कि वहां पे हर तरफ मुख्यमंत्री पद की कैसी लड़ाई चल रही है और भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। अब एक तरफ उनके लिए कुआं है, एक तरफ खाई की स्थिति है। अगर वो वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान को अनदेखी करे तो उसके अलग नुकसान है। वसुंधरा राजे कम से कम 70 विधायकों के साथ बैठक करके दिल्ली गई, तो इन सब स्थितियों को वो कैसे संभालेंगे। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपना मनोबल काफी ऊपर करके उनको मजबूती से सामने बने रहने की जरूरत है, क्योंकि जनता ने अभी भी जो वोटों की संख्या है वो कांग्रेस को वोट 10 लाख ज्यादा मिला है, दिखाता है कि वो तमाम विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने काफी मजबूती से संघर्ष किया। हौसला बुलंद करके ना 2024 की लड़ाई में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हौसला बुलंद करके 2024 की लड़ाई में जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है और कैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है और कैसे इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है। इन तमाम मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ आज इस न्यूज़ पॉइंट में। और हमारे साथ आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ की 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी क्या हारी हुई नजर आ रही है बीजेपी। आखिर आज 3 के बाद आज 9 तारीख और अभी तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी। अंदर खाने चल क्या रहा है और क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव इसी हिसाब से जीतेंगे। 8 करोड़ माफी चाहता हूं 4 करोड़ 80 लाख वोट बीजेपी को और 4 करोड़ 90 लाख वोट, 90 लाख से कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को। 9.5 लाख वोट कांग्रेस पार्टी लेके आती है 4 राज्यों में। उनमें से एक राज्य में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, 3 राज्यों में। और जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन जनता का जो है मिजाज होता है, और जैसे मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ, उस हिसाब से देश में भी हो सकता है। तीसरी बार क्या हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी। सवाल तो कई हैं, इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश अली को क्यों निकाला गया, पार्टी से निलंबित मायावती ने क्यों किया, कई सवाल कर रहे हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं।
पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको निकाल दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि दानिश अली क्या कर रहे थे? तो पार्टी विरोधी गतिविधि उनकी ये थी कि उनको पार्टी कह रही थी कि इस वक्त जबकि आपको रमेश बिधूड़ी गाली दे रहे थे तो हम आपके साथ हैं। रमेश बिधूड़ी ने आपको गाली गलौज आपके साथ की तो हम आपके साथ हैं, आप कांग्रेस के करीब क्यों जा रहे हैं? बस ये कारण है, इसलिए निकाला गया। तो पार्टी, उनकी पार्टी बीएसपी कितना उनके साथ थी? मायावती जी ने अपने सांसद के लिए क्या कदम उठाए, ये सवाल पूछना चाहिए। दानिश अली शायद पूछेंगे या उनके पार्टी को, हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार हम तो पूछेंगे ही कि मायावती जी, बहन मायावती जी, आपने दानिश अली के लिए क्या किया और कैसे दानिश अली कांग्रेस के करीब नजर आ रहे थे, जरा ये बताइए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको बाहर कर दिया गया है। ये उन साथियों के लिए जो लगातार ये सवाल कर रहे थे कमेंट बॉक्स के जरिए, इसलिए मैं आप तक उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये सोचना आपको है। और यहां से एक बात ये तय मानिए कि एक साथी और लिख रहे थे, जरा उसकी चर्चा भी कर लें। एक पाली का नाम आप ले रहे थे, राहुल लाल जी। पाली गांव के पास हम लोगों ने पहली खोज की थी चिरंजीवी यात्रा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। वहां पे बूसी गांव 6 बार से वहां बीजेपी जीत रही थी। पाली पाला नहीं बदलेगा जो आप कह रहे हैं, उसी पाली में हम गए थे और 6 बार वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा था। लेकिन वहां बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे सामने आकर ऑन कैमरा कहता है कि इस बार हम लोग बीजेपी को जीत नहीं दिलाएंगे और इस प्रदेश में अगर सुचारू रूप से चलाना है प्रदेश को तो कांग्रेस चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की योजनाएं जबरदस्त हैं और उनमें से एक सबसे बढ़िया योजना है, वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी दे रही है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के नाम पर, और अब 50 लाख रुपए करने की घोषणा हो गई है। इसलिए हम जिताएंगे, ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं। और उसके अलावा वो अपने पिताजी को वो लेके आता है वो बंदा और कहता है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं उनको गले का कैंसर था और इसका इलाज चल रहा है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चल रहा है। आप बताइए कि बीजेपी ये काम करके देगी? पाला बदल लिया पाली ने, सरकार भरे बदल गई हो लेकिन पाली ने पाला बदल लिया, जो आप कह रहे थे। लेकिन दूसरी बात, यहां एक महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी जीत कर भी कैसे हारी हुई है, उसका नमूना है कि अभी तक आप मुख्यमंत्री पद का चयन नहीं कर पाए हैं। आप उस हिसाब से नहीं जीते हैं जिस हिसाब से अभी तक आप कुछ राज्यों में जीतते आए थे, चाहे गुजरात हो या कुछ और राज्य। चर्चा तो होगी। और जब हम इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कल 2 बजे शायद छत्तीसगढ़ में मीटिंग है, विधायक दलों की मीटिंग है। और दीपक पाचपोर जी आपसे बेहतर कौन बताएगा कौन बन रहा है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से? चलिए आज नाम का ऐलान कर दीजिए। क्या रमन सिंह बन रहे हैं? और नहीं बनते हैं तो क्या वो चुप रहेंगे? और अगर रमन सिंह को बनाते हैं तो फिर ओबीसी कार्ड कहां जाता है? और उधर ओबीसी जहां बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्रवण गर्ग साहब, वहां से एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा लिया जाता है तो बीजेपी का चेहरा क्या होगा? यानी कि शिवराज सिंह चौहान को अगर हटा देते हैं तो फिर क्या होगा चेहरा? तो इसलिए यहां दोनों तरफ परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। आप रमन सिंह को ले आइए, वसुंधरा राजे सिंधिया को लाइए तो ओबीसी कार्ड कहां है, और उनको हटा दीजिए शिवराज सिंह चौहान को, तो फिर ओबीसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 90 में से 35 विधायक ओबीसी से चुन के आए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। 40% ओबीसी के कैंडिडेट जीत के आए हैं। फिर यहां ओबीसी कार्ड किसका चला? राहुल गांधी का या किसी और का? जीते हारे अलग चीज है, ओबीसी के लोग मोबिलाइज तो हुए। दीपक जी कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पे कौन बनेगा मुख्यमंत्री भी उतना ही बड़ा प्रश्न है। और इसका सवाल जो आप जवाब मुझसे चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात का जवाब दे सके। यहां तक कि बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष होगा वो भी नहीं बोल पा रहा है, जो बनने जा रहे हैं या जो नहीं बनने जा रहे हैं कोई भी नहीं। अगर इस सवाल का जवाब इतना आसान होता तो इतना बड़ा विधायक जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं दिल्ली से, उनको आने की छत्तीसगढ़ में जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेच फंसा है ये बड़ा जबरदस्त है। जैसा कि आपने बताया, रमन सिंह को अगर आप नहीं करते, मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो क्या वे दूसरे के साथ किसी दूसरे के तहत काम करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम करेंगे। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, और जैसा रेणुका सिंह जो है, जो एक बड़ी दावेदार बन के उभरी हैं, उनका इसलिए बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं
तो काफी लंबे समय से केंद्र में है वो, उनके अंडर कम से कम ऐसे 12 मंत्री हैं। अगर मंत्रिमंडल यहाँ बनता है तो सारे 12 के 12 उनके मुकाबले सारे बहुत ज्यादा सीनियर हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन सवाल है। अरुण साव की बात जो कही जा रही है, ओबीसी चेहरा है, अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही चुनाव जीता है छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ परंपरा ये रही है कि जो भी अध्यक्ष रहता है, पहले जैसे डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को जिताया तो उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री का पद मिला। भूपेश बघेल ने कांग्रेस को जिताया तो वो सीएम बने। तो अब सवाल है कि क्या आप अरुण साव को बनाएंगे, लेकिन अरुण साव भी इतने जूनियर हैं इन सभी के मुकाबले। मुझे लगता है कि अच्छी खासी कवायद इन्हें करनी पड़ेगी विधायक दल का नेता बनाने के लिए। और इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री बन भी गया तो आप यकीन मानिए कि उसको बहुत मुश्किल से उसको काम, हालांकि हम नहीं चाहते, हम चाहते जो भी मुख्यमंत्री बने बहुत अच्छे से काम करे, जनता की भलाई के काम करे, विकास के सारे कार्यक्रम जितना कर सकते हैं वो सारे करें, लेकिन इतना आसान नहीं है। उन्हें एक समस्या तो निश्चित रूप से रहेगी। एक दो और बहुत जो छोटी बातें पहले मैं उसको कर दूं कि आपने कहा कि ईवीएम के बारे में हम चर्चा न करें, बाकी लोग जो कर रहे हैं, लेकिन देखिए आपने कहा कि इसके ऊपर एक आंदोलन चलना चाहिए। तो हमारे दर्शक जो ईवीएम की बात उठा रहे हैं वो उसी जन आंदोलन का ही हिस्सा है। वैचारिक रूप से वो भी मान रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मैं उसमें एक अच्छा ये देखता हूं कि अगर लोग चिंतित है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है या ईवीएम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यही तो हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें। और तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक अच्छे ही नजरिए से देखा जाना चाहिए। यह अलग बात है कि कल हमने इसके ऊपर बहुत चर्चा कर ली, इसलिए अब बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक और छोटी सी बात पहले खत्म कर दूं, फिर मैं मुख्य विषय पे आता हूं। दानिश अली का जो मामला है, देखिए दानिश अली के साथ जो नाराजगी हुई होगी मायावती की, वो ये हुई होगी कि जिस समय उन्हें रमेश बिधूरे ने गाली गलौज किया संसद के अंदर, उन्हें सांत्वना देने, दिलासा देने के लिए पहुंचने वालों में सबसे पहले नेता थे तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी उनके साथ बैठे, उनके साथ चर्चा की और उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि इस समय और कोई नहीं आया लेकिन राहुल गांधी आए थे। तो देखिए असली बात है कि मायावती जितनी सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे उन्हें सीट मिले न मिले, उन्हें चाहे कोई मंत्री पद मिले या न मिले, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हैं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, यही वो ऐसी पहली पार्टी अध्यक्ष है जो बाकायदे विधायकों को टिकट देने के बदले बताया करती थी कि आपको कितना पैसा पार्टी को देना है। दूसरी बड़ी चिंता शायद मायावती की यह हो सकती है कि एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो निकल के आया है, तो जिस बचे खुचे जो दलित वोट बैंक जो है मायावती का, वो भी निश्चित रूप से चला जाएगा, ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं मुख्य इस पे आता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत वो जो हासिल करना चाहती है वो एक अवधारणा है। वो अवधारणा ये है कि भाई 2018 में चाहे मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया होगा इन 3 राज्यों में, लेकिन 2019 का चुनाव जो है वो बीजेपी को ही देगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ये परंपरा भी स्थापित हो रही है या उसकी शुरुआत हो रही है, तो शायद ये भी हो सकता है कि अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी को 2023 में मतदाताओं ने चुना हुआ है, तो पिछले साल की परंपरा को, 5 साल पहले की परंपरा को कायम रखते हुए 2024 का जो उनका जो मतदान है वो कांग्रेस की ओर हो सकता है उसी इसमें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत, और इस बात को फैलाने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा के लिए चाहे मतदाताओं की पसंद जो भी हो, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय मोदी ही होंगे, ऐसा एक उनकी अवधारणा। इस अवधारणा को प्रतिस्थापित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उनके सोशल मीडिया के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सब के सब फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये अवधारणा काम करेगी कि नहीं करेगी, इस बार वो देखना होगा, क्योंकि जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जिस 2019 में जो एक बहुत बड़ा मामला हुआ था पुलवामा, वैसा होने का चांस नहीं है। हो सकता है उसके बदले राम मंदिर का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन फिर भी अब जनता जो है काफी कुछ समझदार हो गई है। दूसरी बात कि मोदी जो है वो अकेले चेहरे हैं, शाह को स्वतंत्र प्रचारक के रूप में एक स्वतंत्र चेहरा आप नहीं मान सकते, जबकि इस समय मोदी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास 3 बड़े चेहरे हैं, राहुल भी है, प्रियंका भी है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मोदी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस त्रिमूर्ति के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर उसके बाद मोदी को जितने प्रमुख राज्य है उन प्रमुख राज्यों में उन लोगों से सामना करता है जिन लोगों ने उन्हें हराया है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, या इधर जितने भी लोग हैं इन लोगों ने हराया भी है भारतीय जनता पार्टी को।
उनके साथ उनका मुकाबला होगा तो मुझे लगता है कि ये एक समस्या हो सकती है। अंतिम बात मैं कहूंगा कि पिछले समय इस बार का जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा वो करेगा कि अब केवल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, अब मोदी या बीजेपी वर्सेस ऑल है, इंडिया है, पूरे के पूरे 28 दल है। उससे कैसे मोदी निपटेंगे ये देखने की बात है। अब मोदी को ही अकेले लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी में भी शायद उनका साथ देने के लिए शायद ही कोई उस तरीके से खड़ा हो सकेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक, उधर बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और इधर अखिलेश यादव, उधर आप देखिए दक्षिण में तो स्टालिन हैं, रेवंत रेड्डी हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता, और इधर केजरीवाल हैं, वो भी इसी टीम के हिस्सा हैं। ये तमाम नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम बड़े नेता, और इन सब के सामने सिर्फ एक चेहरा और नाम है नरेंद्र मोदी। कितने खड़े होंगे ये देखना होगा। अमरेंद्र उपाध्याय जी, जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि लगभग 8:15 हो रहा है, कैसे आप देखते हैं ये बड़े चेहरों के बीच नरेंद्र मोदी कितनी मजबूती, कितनी दमदारी के साथ, डबल इंजन की बात कर रहे थे, शायद मुझे याद आ रहा है प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि डबल इंजन की बात नहीं की गई इन चुनावों में। ये भी एक बड़ा कारण है कि आप अब डबल इंजन, क्या वो इंजन पटरी से उतर चुका है? ऐसे इंजन्स को आप जिसके बारे में कहते थे कि यहाँ भी हमारी सरकार, वहाँ भी हमारी सरकार, दोनों जगह सरकारें रहेंगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा, क्या वो ऐसा दिख रहा है? राजीव जी, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, बल्कि दिख रहा है कि दोनों इंजन जो हैं वो आमने सामने की दिशा में चले आ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। और ये किस तरफ जाएंगे अभी डबल इंजन, ये अब जो समझा जा सकता है कि सामने आमने जब आ रहे हो दो इंजन तो किधर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिन समस्याओं से जूझ रही है राजीव जी, ये 3 राज्य जीतने के बाद मुझे लगता है वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं, वो समस्याएं कम नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 2024 के जो भी उसके तरकश में तीर थे वो सारे तो उसने यही खोल लिए। अमित शाह जी ने 3-3 दिवाली मनवा दी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो जब 3-3 दिवाली मन चुकी, अभी तो 2024 में जो है लोकसभा चुनाव के बाद वो कौन सी दिवाली मनेगी फिर? तो मुझे लगता है कि जो सारे मुद्दे तरकश में थे वो सारे उन्होंने यहाँ निकाल दिए, उनको टेस्ट कर लिया है। अब नए मुद्दे वो कहाँ से आएंगे? राम मंदिर का मुद्दा मान लीजिए 22 जनवरी को आप उद्घाटन के बाद जाते भी हैं और राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आते हैं, तो उसको आपने उनको भुना लिया इन 3 राज्यों में जी। वो भुनाने के बाद भी आपको मध्य प्रदेश में 48% वोट मिलता है और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो आप बिल्कुल बराबर लड़ाई आपकी कांग्रेस के साथ हो रही है। तो इसका मतलब कि वो राम मंदिर का मुद्दा जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं 2024 के चुनाव में, वो भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लेकर के क्या चीज आएगी? दूसरा ये कहना है कि साहब वो राज्यों के चुनाव में मुद्दे और होते हैं और केंद्र के चुनाव में मुद्दे और होते हैं, मुझे लगता है कि ये तर्क भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि अगर राज्यों में मुद्दे और होते हैं और केंद्र में मुद्दे और होते हैं तो फिर राज्यों के चुनाव में मोदी एक चेहरे पर मत लगा करिए। फिर आप जब आपने राज्यों में मोदी जी के नाम पे वोट मांगा है, तो अगर राज्यों में आपकी सरकारें नाकारा साबित हो रही हैं और परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर रही हैं, तो फिर ये किसकी फेल्योर है? ये मोदी जी की फेल्योर है जिनके नाम पे आपने वोट मांगा था। तो जिस चेहरे पे आपने वोट मांगा था, अगर आप उस चेहरे पे वोट मांग करके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप राजस्थान में 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 450 रुपए का सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, तो किसका फेल्योर होगा? और अगर आप वहां देते हैं तो आप पूरे देश में देना है। फिर लोग सवाल उठाएंगे कि भाई गुजरात के लोगों में क्या कमी है जिनको आप 400 रुपए का सिलेंडर नहीं देंगे, यूपी के लोगों में क्या कमी है जिनको आप फिर आप सिलेंडर नहीं देंगे। खैर यूपी के लोगों का तो अभी होली और दिवाली के फ्री सिलेंडर भी बचे हुए हैं, अभी बाकी है मोदी जी के ऊपर जो अमित शाह जी वायदा करके आए थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। और इसके बावजूद सारी गुणा गणित सब कर लीजिए, सारे नैरेटिव की आप बात कर लीजिए। देखिए नैरेटिव तो कुछ भी बनाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव अपने बनाने की कोशिश करेगी, उसको बनाना भी चाहिए। दूसरे लोग भी अपने नैरेटिव बनाने की बातें करेंगे, लेकिन जब जनता के बीच नैरेटिव जाएंगे राजीव जी, तो ये देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जीत के कहां से आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं कि अगर 5 सीटों का भी नुकसान होता है तो 5 सीटें पूरी कहां से होंगी? बिहार से अगर नुकसान होता है वो सीटें कहां से पूरी होंगी? बंगाल से नुकसान होगा सीटें कहां से पूरी होंगी? जो कर्नाटक से नुकसान होगा जबरदस्त तरीके से, उसकी पूर्ति आप कहां से करेंगे? जो तेलंगाना में आपको 4 सीटों का नुकसान होगा उसकी आप पूर्ति कहां से करेंगे?
तो ये सारी जो नुकसान आपको होने जा रहे हैं, इसकी पूर्ति के लिए आपने क्या तरकीब निकाली है? भारतीय जनता पार्टी के पास तरकीब क्या है? और आप थोड़ा बहुत जो इधर उधर से सीटें जुगाड़ने का आप काम करते भी, तो आपने जिस तरीके से उत्तर बनाम दक्षिण की जो आपने एक बहस चलाना शुरू कर दी है, तो उसमें तो आप और फंसते जा रहे हैं। आप सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी होते जा रहे हैं। उत्तर भारत में भी आपको जगह जगह चुनौतियां मिल रही हैं। कई राज्यों में आपकी कांग्रेस से आपकी लड़ाई होगी, और जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहां आपकी क्षेत्रीय दलों से लड़ाई होगी, और उन क्षेत्रीय दलों से लड़ाई होगी जहां आपकी जो मंजल वाले आइडियोलॉजी के हैं, जहां आप कमजोर पड़ते जाकर के। तो ये जो नुकसान आपको होने जा रहे हैं, और अगर ये जातिगत जनगणना अगर काम नहीं कर रही थी, अगर ये मान लिया जाए जातिगत जनगणना काम नहीं किया, तो आप क्यों मजबूर हो रहे हैं कि अब आप ओबीसी का चिराग ढूंढते फिर रहे हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो इन चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे, इन मुद्दों के आप दबाव में हैं और आपको उसकी काट नहीं मिल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जाएंगे उसी रास्ते पे जो उनके पास एक ही हथियार है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। लेकिन वो कितना चलेगा राजीव जी, ये देखने वाली जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं एक बार फिर से। श्रवण गर्ग साहब, कैसे देखा जाए उत्तर बनाम दक्षिण की बात जो हो रही है, और उसमें दक्षिण में बीजेपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, कर्नाटक में 25 सीटें 28 में से, और अब की बार परिस्थितियां वैसी दिखाई नहीं देती हैं। तीसरा चुनाव है ये, 2019 के चुनाव से तुलना हम ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बालाकोट और पुलवामा के कारण देश में राष्ट्रवाद की आंधी बह रही थी, और उस आंधी में काफ़ी अलग अलग परिस्थितियां नजर आईं, और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स जीत के आ गए जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते थे। मैं छत्तीसगढ़ में देखा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, आप भी जानते होंगे। जो पार्षद का चुनाव अपने दम पे नहीं जीत सकते, वो आज की तारीख में सांसद हैं, क्योंकि उस समय एक अलग आंधी बह रही थी। लेकिन 2024 सिर्फ राम मंदिर के भरोसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो परिस्थिति निर्मित हो सकती है जो स्थिति 2019 में थी, और 303 की जगह अब 350 और 403 का नारा बीजेपी दे रही है। कितना इसमें दम दिखाई देता है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बीजेपी नारा दे रही है, वो जीत भी सकती है, अब जो भी कारण हो, किसके कारण वो जीत जाए। मैं 2-3 चीजें आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं जी। मध्य प्रदेश के चुनाव में 2 सांसद हारे, उनमें एक केंद्रीय मंत्री है, और वो केंद्रीय मंत्री आदिवासियों का बड़ा नेता है, और जब उनको चुनाव में उतारा गया तब उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया था कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, कुलस्ते, और दूसरे गणेश सिंह हारे। ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब मोदी जी की जो ताकत है उसको किस तरह से बताता है? मतलब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि मोदी जी ने जो सांसदों को उतारा था, वो टेस्ट करने के लिए उतारा था कि ये जो सांसद हैं ये किस हद तक उनके साथ खड़े हो सकते हैं या उनको जिता सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 राज्यों में इतना बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है बीजेपी के सामने कि कम से कम 2 राज्यों में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो पूरा का पूरा सेटअप बदलना पड़ेगा उनको, ब्यूरोक्रेसी का और पूरे के पूरे राज्यों का। मध्य प्रदेश में चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और तीनों राज्यों में अगर कोई नया आदमी वो खड़ा करते हैं, भूपेश मतलब रमन सिंह की जगह या वसुंधरा की जगह या शिवराज की जगह, तो पूरा का यानी व्यवस्था का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होने वाला है इन तीनों राज्यों में। एक जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि क्या काम करेगा। मतलब हिमाचल में 95.17% हिंदू पॉपुलेशन है, उसके बावजूद हार गई भारतीय जनता पार्टी वहां। कर्नाटक में 84% हिंदूज हैं, और 30 के 30 जिलों में हिंदू पॉपुलेशन जो है डोमिनेंट है। तेलंगाना में 86% हिंदूज हैं और 13% मुस्लिम्स हैं। ये जो कार्ड है
इनका बीजेपी का राम मंदिर का, ये चलने नहीं वाला है, इस बार नहीं चलेगा। आप देखिए कि ये जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आने वाली है बीजेपी के सामने कई मोर्चों पर। दिक्कत क्या हो गई कि मोदी जी ने स्टेट की लीडरशिप को खत्म कर दिया और सेंट्रल में कोई अल्टरनेट लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। तो अब जो प्रॉब्लम है बीजेपी के सामने वो बहुत बड़ी है, और इंडिया अलायंस के सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको कैसे एड्रेस करते हैं तमाम चीजों को। कि एक जो मौका इनको मिला है इस 2024 के चुनाव के जरिए जो मिलने जा रहा है, और खासकर इन 3 राज्यों के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में जो मिलने जा रहा है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि अभी चैलेंज इंडिया अलायंस के सामने सारी चीजें साफ है। जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, जो गहलोत साहब ने सफाई दी वहां के बारे में, राजस्थान के, कि वहां इन्होंने, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया था इसलिए हार हुई। तो राहुल गांधी ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उस आर्गुमेंट को स्वीकार ही नहीं किया। तो ये यानी मध्य प्रदेश के मामले में ये हो सकता है कि उन्होंने, कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व वहां चलाया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हो वहां पर। राजस्थान में तो ये हिंदुत्व का कोई मुद्दा ही नहीं था। तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ, मतलब कितने इलाके बताए, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं जहां इन लोगों ने रैलियां की और वहां हार गए जी। और बायतू का मैंने आपको बताया। ये जो पूरा का पूरा कार्ड है, ये फ्लॉप हो गया। और जिसमें जो भी कमियां रही होंगी राजस्थान में, वो कांग्रेस के खाते में रही होंगी बहुत सारा। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि लिस्ट कितनी देर से इन्होंने जारी की, और फिर इनके 4.5 साल तक पायलट और गहलोत साहब के झगड़े चलते रहे। कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट की चीजें कांग्रेस के खाते में चलती रहीं, उसके कारण बहुत बड़ा असर हुआ। नहीं तो जो स्कीम्स थी गहलोत साहब की, या जो इम्पैक्ट था उसका, उसके कारण ये जो डेफिसिट है ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वोट शेयर में तो नहीं दिख रहा है, सीटों में दिख रहा है। तो सीटों में भी वो नहीं दिखता अगर ये थोड़ा सा चीजों को, मैं मध्य प्रदेश का नहीं कह रहा हूं, मैं केवल राजस्थान का कह रहा हूं कि यहाँ बड़ा डिसाइसिव विक्ट्री हो सकती थी। तो इसकी बहुत सारी लर्निंग कांग्रेस के लिए है इन चुनाव की। और हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जो चल रही है अभी दिल्ली में, इसके हार के कारणों की जांच के लिए, इसमें से कई चीजें बेहतर होकर निकल कर आएंगी। और हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में कुछ इंडिया अलायंस के लिए कुछ, आप ही ने सुनाया अभी अखिलेश का पूरा वो, हालांकि मध्य प्रदेश को लेकर उनकी बिटरनेस अभी भी कायम है। आज के उसमें भी उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को उन्होंने ले आए बीच में, पर कुल मिलाकर वो, उनको लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी अखिलेश के लिए भी बड़ी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि अगर वो इसमें, अगर इंडिया अलायंस को मजबूत नहीं बनाते हैं तो ये नुकसान उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बीजेपी की किटी में। तो अभी 62 सीटें हैं और 10 सीटें मायावती की हैं। तो मायावती को 10 सीटें मिलेंगी कि नहीं, बहुत डाउट में हूं। पर और मायावती को सीटें भी देना पड़ेगी इनको, ऐसा नहीं चलेगा। तो 62 सीटें ये जीत पाएंगे या उत्तराखंड में जीत पाएंगे, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो ये, अगर हम तीनों राज्यों के परिणाम को छोड़ के अगर बात करें फ्यूचर के बारे में, तो इंडिया अलायंस का जो फ्यूचर है वो मुझे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। और ये जो 2 घटनाएं हुई है, महुआ मोइत्रा की और दानिश अली की, इसने बहुत सारा नैरेटिव सेट कर दिया है कि यूपी और बंगाल किस दिशा में जाने वाला है।
जी। और इंडिया अलायंस के लीडर्स के लिए भी एक लर्निंग है कि ये राहुल को निष्कासित किया था, उसके क्या परिणाम हुए, अब इनको किया है दानिश अली को, तो और किन कारणों से किया। विधुड़ी ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया था, अगर हम उसको रिपीट नहीं कर सकते दानिश अली के खिलाफ पार्लियामेंट में, तो वो बड़ा एक डिफेमेशन का मामला है एक पूरी कम्युनिटी के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रवण साहब, बहुत शानदार विश्लेषण के लिए आपका। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें यहाँ गर्ग साहब बता रहे हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए प्रशांत जी, 62 सीटें, फिर बीजेपी के पास उनके जो साथीगण हैं वो सीटें, आने वाले समय में बहुत कुछ गुणा भाग भी हम लोग देखेंगे। उस आधार पे भी, उस हिसाब से भी जरा समझा जाए कि यहाँ से क्या उत्तर प्रदेश, गुजरात और अभी हिंदी पट्टी की ये 3 राज्य, इनको जोड़ लिया जाए तब भी क्या बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नजर आती है? क्या कर्नाटक में पिछली दफा 25 सीटें थी, इस बार फिर से बीजेपी की 25 सीटें आएंगी? 4 सीटें थी तेलंगाना में बीजेपी के पास में, क्या 4 सीटें बीजेपी लेके आएगी? और ये लेके आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां, इंडिया गठबंधन की तैयारियां आज की तारीख में किस दिशा में कितनी दिखाई देती हैं, ये भी यहां बड़ा सवाल है। आपसे समझना चाहता हूं। जी, अभी गर्ग साहब ने कहा कि महुआ मोइत्रा और दानिश अली, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। और आप देखिए कि मायावती का एक्शन और ममता बनर्जी का एक्शन, ममता बनर्जी ने इमीडिएटली बिल्कुल बेबाकी से महुआ मोइत्रा का पक्ष रखा और मायावती ने उसका उल्टा किया। अब आप 2024 के लोकसभा के नतीजों में देखिएगा कि इन दोनों स्टैंड का फर्क क्या नजर आएगा। ममता बनर्जी मंझी हुई नेता है और उन्होंने ये भांप लिया, हालांकि वो महुआ मोइत्रा से बहुत कभी खुश नहीं रही है, जैसी अंदर की हमको जानकारी मिलती रही। कई बार तो उन्होंने लिमिट भी किया कि अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में सवाल पूछो वहां पे जी। लेकिन बेबाकी से उन्होंने समर्थन किया क्योंकि ममता बनर्जी हवा का रुख देख रही है। वो देख रही है कि महुआ मोइत्रा अब एक फिनोमेना है और वो बंगाल की अस्मिता से मामला जुड़ जाएगा, महिलाओं से मामला जुड़ जाएगा, इसलिए वो तुरंत आई। और ये चूक मायावती ने की, जिस भी वजह से की हो, लेकिन उन्होंने ये उनकी तरफ से चूक हुई है। और अभी दानिश अली के खिलाफ तो संसद से कार्रवाई होना बाकी है उनके मामले में। क्या विधुड़ी को सजा मिलेगी या उल्टे दानिश अली को सजा मिल जाएगी? जिस तरीके से संसद पीठासीन अधिकारी चला रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि दानिश अली के साथ इंसाफ होगा। होना होता तब तक हो गया होता। तो इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में बहुत होगा, क्योंकि दानिश अली को अकेले गाली नहीं दी थी, पूरे मुस्लिम समाज को के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल संसद में हुआ था। उसका इम्पैक्ट होगा। राहुल गांधी की उनके साथ जो तस्वीर है उसका एक संदेश जाएगा, और एक उसका संदेश ऑलरेडी पिछले 5-6 छोटे-छोटे चुनावों में, चाहे वो दिल्ली की एमसीडी हो या कोई उपचुनाव हो, वहां आ चुका था। उस पे मुहर लग गई उस ट्रेंड पे तेलंगाना से। और अगर ये उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड आता है तो दानिश अली का प्रकरण जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नतीजे देगा। दूसरी चीज राजीव जी, मैंने इतने राज्यों का दौरा किया, आप भी साथ में थे, एक जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं, वो ट्रेंड ये देख रहा हूं कि जितना ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में है, उतना ही कंसोलिडेशन विपक्षी वोटों का भी है। आप देखिए कि विपक्षी वोटों में बहुत बिखराव नहीं हुआ। बहुत एनालिसिस लोग कर लेंगे कि छोटी पार्टियां को इतना वोट काट लिया, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत
बिखराव नजर नहीं आएगा। वोटर ने एक तरफ तक जाके वोट दिया। तेलंगाना उसका सबूत है कि कोई ओवैसी के बावजूद ओवैसी को उतनी सीटें आई जितनी सीटें उनको आती थी, लेकिन हैदराबाद के बाहर ओवैसी का कोई जीरो इम्पैक्ट था और सरकार बन गई कांग्रेस की। तो वो ओवैसी अब बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में कितना कारगर होंगे देखना होगा। दूसरी बात देखिए कि जो वोटर का कंसोलिडेशन है वो इस वक्त जो है, एक वोटर जो केवल बीजेपी को हटाना नहीं चाहता, एक सरकार बनाना भी चाहता है। वो जो सरकार बनाने वाला वोटर है वो अब बिखरेगा नहीं जी, उसमें बिखराव नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो दूसरी चीज जो बीजेपी की स्ट्रेटेजिक गलती है वो मोदी साहब की, जो मैं यहाँ बार बार कहता हूँ 2024 के बाद इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे जब नतीजे आएंगे, कि मोदी साहब अपना जहां 100% दिया था वहां पे कंसोलिडेट कर गए, वहां पे केंद्रित हो गए, वो उसके बाहर नहीं जा पाए। कर्नाटक की भी आप चर्चा कर रहे थे, 25 सीटें कहाँ आ रही हैं अभी, कौन लाएगा? येदियुरप्पा लाएंगे, कौन लाएगा? 18 सीटें बंगाल में कैसे आएंगी? महुआ मोइत्रा को आपने निकाल दिया, कैसे आएंगी? तमाम सारे इक्वेशंस आपके साथ। अभी शिवसेना नहीं 2019 में थी, नीतीश कुमार नहीं है 2019 में थे, पंजाब में तो आप वैसे भी नहीं थे। तो बहुत सारा जो कंसोलिडेशन है वो बहुत अलग तरीके से होगा और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है राजीव जी, वो 2024 में बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जिस तरीके का ट्रेंड अभी दिखाई दिया है। तो और दूसरी बात जो श्रवण गर्ग जी ने कहा और भी मित्रों ने कहा कि मोदी साहब कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या वो अपने 10 सर लगा देंगे कि अलग अलग जगह पे दिखाई दे? ये तो संभव नहीं है। वहां पे खड़गे साहब हैं, वहां राहुल गांधी हैं, वहां पे सिद्धारमैया है, साउथ में MK स्टालिन है, DK शिव कुमार है, जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने रेवंत रेड्डी वो है। इस तरीके से आप महाराष्ट्र में जाएं, आप बिहार में जाएं, लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी है, नीतीश कुमार है, तो बंगाल में ममता बनर्जी, हर कोई अपने अपनी जगह पे मास लीडर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन को अब इंतजार नहीं करना चाहिए बैठकों का, अपने अपने जो मास लीडर्स हैं उनके बड़े पब्लिक इंगेजमेंट के प्रोग्राम शुरू कर देने चाहिए जी। कारपेट बॉम्बिंग अगर होगी नेताओं के भाषणों की, तो उस कारपेट बॉम्बिंग का जवाब अकेले मोदी साहब नहीं दे पाएंगे। और ये जो मीडिया है इसकी अपील केवल हिंदी पट्टी तक है, वो भी अब सीमित हो गई है। हमने देखा है, उत्तर भारत में भी देखा है ट्रैवल करके, कि अब उनकी जो अपील है वो सीमित हो गई है। तो इसलिए मोदी साहब की जो राह है वो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए बेचैनी बहुत है। और इस मुद्दे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब ये मुख्यमंत्री बना ले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, उस पर एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि तब बीजेपी का क्या होगा जी। जैसा मैं पहले कह रहा था कि ऊपर से रुका हुआ पानी दिख रहा है लेकिन अंदर हलचल बहुत है जी। जी बिल्कुल, अंदर हलचल बहुत है और सही आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तीनों राज्यों में बीजेपी के, उसके बाद उस पर चर्चा जरूर होगी। हम लोग आपके सामने चर्चा लेकर आएंगे। राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। अब यहां से इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और खासकर 3 राज्यों से क्या यहां पर कोई डेंट लगता हुआ भी दिखाई देता है? 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से डेंट लगता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि उन कमियों की, जिस तरह से दिल्ली में मंथन चल रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी वाली मंथन नहीं है, ये मंथन ओरिजिनल वाली हो रही है, जिससे जरूर अमृत निकलने की पूरी संभावना दिख रही है। तो वो मंथन मजबूत करेगा कांग्रेस को और टीम इंडिया को भी, उससे मजबूती मिलेगी। देखिए, हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। राम मंदिर का जब से शिलान्यास हुआ है, जब से तमाम तरह की चीजें हुई है, भारतीय जनता पार्टी इस मामले को जिस तरह से उठाना चाह रही है कि लोग आए और फिर से जुड़ जाए उस मंदिर के मामले पे,
वो बीजेपी के तमाम आंतरिक सर्वे जो हो रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं, ये मामला नहीं चल रहा है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश को सभा में स्वीकार किया। उसके बाद से इस मामले को जितना भी बीजेपी उठाने का प्रयास किया, ये मामला पकड़ नहीं पाया रंग अभी तक, ये अपने रंग में नहीं आ पाया जिस रूप में इसे बीजेपी लाना चाह रही है। दूसरी स्थिति, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की जहां बात करती थी, हम लोगों ने देखा कि अब तो प्रधानमंत्री ने भी, अब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि राजस्थान में उसको लेकर बातें भी नहीं हुई डबल इंजन को लेकर अलग अलग जगहों पे, क्योंकि डबल इंजन अब ट्रबल इंजन की सरकार बन चुकी है। वहां पे डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, देखिए इन 3 राज्यों में भी जहां हम लोग घूम रहे थे, 2 राज्यों में तो मैं भी जा ही रहा था, वहां पर भी लोग विधानसभा के लिए अलग सोच रहे थे और लोकसभा के लिए जब महंगाई और तमाम तरह के मुद्दे आ रहे थे, लोग बिल्कुल क्लियर कर रहे थे। राजस्थान में कई सारे मतदाता हमें ऐसे मिले जो कह रहे थे कि अभी सत्ता बदलने के लिए वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगले साल नहीं देंगे वोट। तो बीजेपी के लिए खतरे बहुत बड़े हैं। जो एक नेशनल लेवल पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लेकर चर्चा की कि वहां पे कितनी अच्छी मजबूत स्थिति है, कुछ महुआ मोइत्रा के मामले के बाद वो स्थिति और मजबूत हो गई। बिहार में हम लोग जाति समीकरण जो सामाजिक न्याय की स्थिति है उसको देख पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं झारखंड की स्थिति देख लीजिए, झारखंड में भी जो टीम इंडिया के घटक दल है वो बिल्कुल मजबूती में है। हेमंत सोरेन को तोड़ने के कितने प्रयास हो रहे हैं, अभी भी सोचिए तमाम एजेंसियां वही तक रही है। वहां के मामले देखिए, और एक जो सबसे रोचक चीज है महाराष्ट्र के मामले पे, मैं आकलन कर पा रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो जितना उन्होंने तोड़ा है वहां पे, एक तरह से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उद्धव ठाकरे को तोड़ा, जो तमाम नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, वो नतीजे दिखा रहे हैं कि वहां पे उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता में और ज्यादा जबरदस्त वृद्धि हुई है। आप अजित पवार को तोड़ते हैं, शरद पवार की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। कांग्रेस ने खुद अपनी स्थिति काफी मजबूत कर डाली है वहां पे। तो जो आप तोड़ फोड़ की जो पूरी गतिविधि मची है वहां पे, महाराष्ट्र से इनको बहुत अलग किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। और तेलंगाना में सोचिए, इन्होंने देखिए 3 सांसद इन्होंने तेलंगाना के चुनाव में खड़ा किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, तीनों के तीनों चुनाव हार गए। तो जब अभी चुनाव नहीं जीत पा रहे उनके सांसद राजीव जी, तो क्या अगले साल वो जीत के आ जाएंगे, वो नया सा करिश्मा खड़ा कर देंगे? नहीं होगी वो करिश्मा खड़ी जो है। तो इसमें जो बड़े स्तर पर मैं देख पा रहा हूं अभी इस समय की जो तमाम परिस्थितियां चल रही है, जो मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए राज्यों के विधानसभा के चुनाव के मुद्दे थे, इसलिए इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की जो विफलता है, केंद्र सरकार की जो आर्थिक असफलता है जिसने देश को जो कि बहुत नुकसान पहुंचा है, जहां से हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी का मामला है, जहां से महंगाई का मामला है, ये बेरोजगारी महंगाई ये तमाम मामले जो किसके सिर पे जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सिर पे जा रहे हैं। आज अगर सोच के देखिए कि ईरान की तरफ से तेल का ऑफर हो रहा है राजीव जी, ईरान $20 प्रति बैरल के हिसाब से भारत को ऑफर दे रहा है कि आप $20 प्रति बैरल के हिसाब से तेल ले लीजिए हमारा। तो अगर आप अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूस से तेल ले सकते हैं, तो भारत सरकार ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकती? ये सवाल भी विदेश नीति में इनसे पूछे जाएंगे। तो ना तो आपका विदेश मंत्रालय सही से काम कर पा रहा है, ना आपका वित्त मंत्रालय सही से काम कर पा रहा है, ना आपका गृह मंत्रालय सही से काम कर पा रहा है। कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है? इसलिए 2019 की परिस्थितियां अलग थी, 2024 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। ऐसे स्थिति में मैं देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है उसके लिए चुनौतियों का पहाड़ है, और जो टीम इंडिया है उनके लिए एक अवसर का काफी शानदार मौका है। अब उन्हें त्वरित तौर पर संगठित होकर, जो प्रशांत जी कह रहे थे, अब उन्हें जल्दी से सभी नेताओं को मिलकर अलग अलग हिस्से में रैली करना चाहिए और उनको संकेत देना चाहिए, क्योंकि जो इनका संकेत होगा गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, यानी टीम एक तरफ मोदी जी का चेहरा और एक तरफ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप का चेहरा। सोचिए उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे, सोनिया गांधी के चेहरे होंगे, और तमाम स्थानीय जो क्षेत्रीय छात्र हैं उनके चेहरे होंगे। तो ये मौका तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 के मुकाबले में अभी इस समय अगर हम लोग तुलना करके देखते हैं, उस मुकाबले में कहीं टिकती हुई नजर आती है। तो जो आपने हेडिंग लगाया कि बड़ी जीत की तैयारी में कांग्रेस, उस शीर्षक से जो मैं जवाब ढूंढ पा रहा हूं, इस समय अगर आज के से हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं तो यहां पे बढ़त में है इस समय कांग्रेस को। जी बिल्कुल, कांग्रेस बढ़त में दिखाई देती है, और खासकर इन 3 राज्यों के चुनाव हार जाने मात्र से आप ये मत सोचिए कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के लिए उम्मीदें ही नहीं बल्कि एक दूर से दिखाई दे रहा है कि वो जीत भी सकती है। इंडिया गठबंधन जीत सकता है क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ, और उस मजबूती के साथ ये ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं, लोगों के बीच हैं, बस उनको
तैयारी करनी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। और साथ साथ अगर आप ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम के लिए भी आंदोलित होना होगा। बीजेपी अगर आंदोलन कर सकती है, छेड़ सकती है, तो आप क्यों नहीं छेड़ते ईवीएम को लेकर आंदोलन? ये भी बड़ा सवाल है। आप किसी हर तरह से, हर ढंग से अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ना हो, उसके लिए आपको जन आंदोलन करना हो, उसके लिए आपको जनता के बीच जाना हो। सिर्फ ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा भी जनता के बीच जाना हो तो आप जाइए। लेट स्टार्ट क्यों करते हैं आप? राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने लेट स्टार्ट किया और उसका नतीजा राजस्थान में भुगतने को मिला। लेट स्टार्ट में सबसे बड़ी बात चिरंजीवी योजना की थी, जो आपके लिए बिल्कुल संजीवनी साबित हो सकती थी ये योजना। वैसे ही आप अगर देखें यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ भी दिवाली की रात शाम को गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा करते हैं भूपेश बघेल कि हम 15,000 रुपये महिलाओं को देंगे अगर हमारी पार्टी जीत के आती है तो। दीपावली और 17 तारीख के ठीक उसके 4 दिन बाद, चौथे